डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा भारत का आकार एवं उसकी स्थिति। भारत का आकार एवं उसकी स्थिति। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का आकार है वो किस प्रकार का है, या भारत जो विश्व में किस स्थान पे है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर और पूर्वी देशांतरों के अंदर स्थित है। भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतरों में पाई जाती है, जिसके अंदर हमने जानना है कि इसके अक्षांश लगते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो जम्मू कश्मीर तक का एरिया हमारा मुख्य भूमिका है, कन्याकुमारी से लेकर के। और यहाँ जम्मू कश्मीर का अंतिम छोर तक का जो क्षेत्र है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है वो होता है। देशांतरों की अगर बात करें हम, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतरों तक भारत है वो फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अगर भारत के अक्षांश और देशांतरों की स्थिति अगर हम देखें, तो लगभग 30 देशांतर और 30 ही अक्षांश भारत के अंदर लगते हैं। तो इस प्रकार ये अगर विश्व का देखा जाए, तो लगभग 2.4% क्षेत्र है वो भारत विश्व का घेरे हुए है। और अगर हम बात करें विश्व के देशों में, भारत का जो क्रम है वो कौन से स्थान पे आता है, तो भारत 7वां बड़ा देश दुनिया का है। इसके अंदर 7 देश, 6 देश भारत से बड़े हैं और 7वां नंबर भारत का आता है। तो देखिए 6 कौन-कौन से देश हैं। सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन और फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे देश हैं, 6 देश जो हमसे बड़े हैं, और भारत का स्थान है वो 7वें नंबर पे आता है। अगर स्थलीय सीमा भारत की देखी जाए, जो दूसरे देशों के साथ जुड़ती है, तो उसकी लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ये 15,200 किलोमीटर लंबा हमारा जो स्थलीय भाग है वो अन्य देशों से स्पर्श करता है। इस प्रकार से अन्य देशों के साथ मिलने वाली हमारी सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर तटरेखा देखी जाए, जो समुद्र को तट हमारे लगते हैं, वह है 7,516.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 7,516 किलोमीटर दूरी ऐसी है जो हमारी तटीय रेखा बनाती है, जिसमें द्वीपीय क्षेत्र भी आते हैं और भारत की मुख्य भूमि का भाग भी आता है। बात करें हम भारत के जो राजनीतिक विभाग हैं उसके अंदर, तो 28 राज्यों में भारत को है वो बांटा गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी स्थिति 2019 के अंदर चेंज हुई थी। 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़ करके जो पूर्ण राज्य था भारत का, उसको हटा करके राज्य पहले 29 थे, उनकी जगह 28 रह गए और इस राज्य को 2 भागों में हमने बाँटा। तो इसके अंदर एक तो जम्मू कश्मीर बन गया और एक लद्दाख का क्षेत्र है वो बन गया। लेकिन चूँकि यहाँ 26 जनवरी 2020 को एक बार फिर से इन छोटे-छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिया गया, जिसमें दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप वाले क्षेत्र हैं, उनको मिला करके एक ही क्षेत्र है वो केंद्र शासित बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित की वर्तमान में है। बात करेंगे हम कि भारत के अंदर जो अ, उत्तर से दक्षिण में हमारा जो स्थलीय भाग है, वह स्थलीय भाग किस प्रकार से बँटा हुआ है, अलग-अलग बँटा हुआ है। तो इसके अंदर हमारा जो उत्तरी भाग है, उसको हम हिमालय क्षेत्रीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। उत्तर का हिमालय क्षेत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा वलित पर्वत है, वो माना जाता है। और इस प्रकार से इसके अंदर दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, जो कि नेपाल के अंदर है। लेकिन भारत की सबसे ऊँची चोटी की अगर हम बात करें, तो वो कंचनजंगा है, जिसकी ऊँचाई 8,598 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है 8,598 मीटर, जिसका नाम है कंचनजंगा। लेकिन हम बात करेंगे कि हिमालय है वो अलग-अलग श्रेणियों में बाँट दिया गया है हिमालय को। सबसे ऊतरी जो श्रेणी है उसको हमने हिमाद्री के नाम से जाना, जो सबसे ऊँची श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊँची श्रेणी उत्तरी श्रेणी, जिसका नाम हमने हिमाद्री श्रेणी बोला, जो पूरी बर्फ से ढकी ही ढकी रहती है। इस प्रकार से अगर हम बात करें, तो ये दुनिया का तीसरा बड़ा ग्लेशियर है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो ग्लेशियर है, उनको छोड़ने के बाद अगर हम बात करें, तो हिमालय दुनिया का तीसरा बड़ा ग्लेशियर है, अर्थात इतनी बड़ी बर्फ की मात्रा है वो
दुनिया में या तो उत्तरी ध्रुव पे मिलती है या तो दक्षिणी ध्रुव पे मिलती है। उसके बाद हमारा हिमालय का तीसरा नंबर है वो आता है। बात करें हम कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, वो नदियां मैदान का निर्माण भी करती हैं। तो अगला जो भाग बनता है वो मैदान का बनता है, लेकिन हिमालय के भी अगर हम 3 भागों में देखें तो पहला हिमाद्री हिमालय, दूसरा लघु हिमालय जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पर्वतीय स्थल है, जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, लघु हिमालय में जाते हैं। इसके बाद जो हम हिमालय के पैर बोलते हैं, लास्ट दक्षिणी जो भाग है, वो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे जितने भी स्थल हैं, उन स्थलों में लगभग-लगभग उनको दून के नाम से वो जाना जाता है। तो शिवालिक क्षेत्र में जितने भी जो शहर है स्थित है, उन सबको दून लगभग को दून के नाम से वो जाना जाता है। बात करें हम कि भारत के अंदर से जो देशांतर निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वह भारत का मानक रेखा है वो मानी जाती है, जिससे समय निर्धारण है वो भारत का होता है। तो भारत का समय निर्धारण 82.30 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वह करती है, जो यूपी के मिर्जापुर के अंदर से निकलती है। तो आपको याद रखना है यूपी का मिर्जापुर शहर जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो गुजरती है, और इसी प्रकार कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से है वो निकलती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा के उत्तर वाला क्षेत्र है वो उत्तरी और दक्षिण में जो दक्षिणी भाग है, यानी ये उष्ण हो गया, ये शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर काउंट होता है। हमें बात करनी है कि पंजाब में जो नदियां निकलती हैं, जो मैदान का निर्माण करती हैं, इन 4-5 स्टेट में, जहाँ सबसे पहले पंजाब का एरिया आता है, तो पंजाब के अंदर 5 नदियां, पंजाब जो 5 नदियों के क्षेत्र से बना है, जिसके अंदर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज नाम की नदियां हैं वो निकलती हैं। ये सारी क्रम वाइज नदियां हिमालय से निकल करके पंजाब वाले एरिया को निर्मित करती हैं, मैदानी भाग को निर्मित करती हैं, और बाद में ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भारत अक्षांश और देशांतर जो बनते हैं वो लगभग 30 अक्षांश और 30 ही देशांतरों के बीच में है वो भारत फैला हुआ है। बात करें हम कि भारत के अंदर जो हिमालय की सबसे बड़ी जो चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां हैं भारत के अंदर जो स्थित है, वो सबसे पहले हमने पढ़ा था कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा के बाद दूसरी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है नंगा पर्वत, और तीसरी है नंदा देवी। आपको एक बार इनकी ऊंचाइयां बता देता हूँ मैं आपको। नंगा पर्वत है वो 8,126 मीटर ऊंचा है, और नंदा देवी पर्वत है वो 7,817 मीटर है। इसी प्रकार अगली जो क्रम में आएंगे हम, तो कामेट पर्वत इसी श्रृंखला में 7,756 मीटर है, और सेम इतनी ही ऊंचाई की एक और चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो ये भारत की जो क्रम से हमने चोटियां हैं वो लगाई हैं कि कौन कौन सी चोटी क्रम के हिसाब से सबसे ऊंची और उसके बाद नीचे के क्रम में हमने लगाई हुई है। बात करते हैं हम कि ये जो हिमालय है, इसको अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ ले जाएं, हिमालय को बांटे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय हमारा सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है, उसका नाम हमने लिया पंजाब हिमालय। उसके बाद दूसरा जो हिमालय का भाग हमने लिया, वो लिया कुमाऊं, जो सतलुज से काली सिंध नदी के बीच का जो हिमालय है। कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कुमाऊं हिमालय किन किन नदियों के बीच स्थित है, तो सतलुज से काली सिंध नदी के बीच का जो हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। इसी प्रकार तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। हम देखेंगे कि पूर्व में कुछ पहाड़ियां हैं भारत की, वो क्रम वाइज, जैसे अरुणाचल से लेकर के यहाँ मिजोरम तक की जो पहाड़ियां हैं, उनमें पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो, ये सब पहाड़ियां हैं वो पूर्वी तट पर बर्मा या म्यांमार जो देश है उसके नजदीक नजदीक में हम देखते हैं कि इसकी सीमा की सारी सारी ये सारी पहाड़ियां हैं। बात करें हम उत्तरी मैदान की, तो उत्तरी मैदान है वो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। यानी उत्तरी जो मैदान है भारत का, वह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई है, विस्तार है जो चौड़ा, वो फैला हुआ है 240, कहीं तो कहीं 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार ये भारत का एक विस्तृत मैदान है वो बनता है। बात करते हैं मैदान से बनने वाले इंपॉर्टेंट पर्सन की, जहां से हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है भाबर का। ये एक संकरी पट्टी होती है, यह एक संकरी पट्टी होती है जहां पर नदियां लुप्त हो जाती हैं, यानी इसमें नदियां दिखाई नहीं देती हैं। हिमालय के सबसे पहले पैर वाला क्षेत्र है जहां पे आकर के नदियां एक बार के लिए लुप्त हो जाती हैं, तो उस क्षेत्र को हमने भाबर नाम जाना।
भाबर के नाम से हम उस स्थान को जानते हैं जहाँ नदियाँ एक बार के लिए लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद जहाँ नदियाँ दोबारा प्रकट होती हैं, उस एरिया का नाम तराई प्रदेश है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दोबारा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एक बार लुप्त होती हैं और फिर दोबारा प्रकट होती हैं, तो वह स्थान कौन-सा है? उत्तर रहेगा तराई। तराई क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह पाया जाता है, ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया, तो तराई क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो पाया जाता है। इसके बाद अगला जो भाग बात करेंगे हम वह है बांगर। बांगर का मतलब वो पुराने जलोढ़ है जहाँ पानी पहले पहुंचता था, लेकिन इस समय में पानी की पहुंच है वो बहुत कम हो गई, अर्थात ये ऊंचे स्थान रह गए। और चौथा जो इसका भाग है वो है खदर, जहाँ नए जलोढ़ आते हैं। मिट्टी हर साल पानी बहा करके लाती है, पानी के साथ जो नए नए जलोढ़ आते हैं और नए नए जो जलोढ़ निर्माण करते हैं नए नए मैदान का, उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं हम भारत के दक्षिणी पठार की। तो दक्षिणी पठार का जो क्षेत्र है वो हमने जाना कि इस प्रकार से ये 8 राज्यों में दक्षिण का पठारी भाग है वो फैला हुआ है। हमने पहला भाग हिमालय का पढ़ा, दूसरा भाग हमने मैदान का पढ़ा, तीसरा भाग हमारा पठारी प्रदेश का है। तो पठारी प्रदेश के अंदर हमने जाना कि ये पठार दक्षिण का जो फैला हुआ है वह 8 राज्यों में फैला हुआ है। बात करते हैं इसके जो अलग-अलग भाग हैं, वह अलग-अलग तरीके से बँटे हुए हैं। इसका एक भाग जो हमने देखा, वह कोंकण तट के नाम से, ये तटीय क्षेत्रों की स्थिति की बता रहा हूँ मैं आपको। कोंकण तट से फिर कन्नड़, फिर मालाबार, तो ये अलग-अलग स्थितियाँ हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो मुंबई से लेकर के गोवा तक के बीच में जो तट है, मुंबई से गोवा तक का जो तट है, वह कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद मध्य में जो भाग है, वह कन्नड़ का है और अंतिम जो भाग है कन्याकुमारी तक जो केरल वाला तट है, वह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। वह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है और इसके पूर्व में अगर हम चलेंगे तो यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के आगे का जो तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और अंतिम में जो तट है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये है उत्तर में जो तट है बंगाल के आसपास का जो तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा के आसपास का, उसको उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाना जाता है। और इसी तट पे एक झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसका नाम है चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तटीय झील है जो यहाँ नदियों के बहाव क्षेत्र से बनी हुई एक झील है। तो इस प्रकार से ये है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो मानी गई। बात किया हमने पठार का, तो पठार का हमने वर्णन देख लिया कि किस प्रकार से हमारी जो दक्षिण का पठार है वो अलग-अलग तटीय क्षेत्रों में बटा हुआ है। हम बात करेंगे अगला जो हमारा क्षेत्र आता है, नंबर 1 हिमालय का, नंबर 2 मैदान का, 3 पठार का और 4 नंबर बात करें हम तो ये मरुस्थल वाला भाग आता है, जिसके अंदर राजस्थान में थार का मरुस्थल है। और थार के मरुस्थल में हमसे ये पूछ रहा है बरखान, तो जो यहाँ से स्थानांतरित जो टीले होते हैं, राजस्थान के अंदर जो स्थानांतरित टीले सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलते हैं, उन टीलों को ही हमने क्या कहा, बरखान कहा। और कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि मरुस्थल से निकलने वाली महत्वपूर्ण या मुख्य नदी कौन सी है, तो राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल की मुख्य नदी है, थार मरुस्थल की मुख्य नदी है, वह लूनी नदी है मानी जाती है। तो लूनी नदी थार के मरुस्थल की मुख्य नदी मानी जाती है। और ये थार मरुस्थल ऐसा मरुस्थल है भारत का जहाँ विश्व की सबसे अधिक आबादी है। तो याद रखना विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला जो मरुस्थल है वह थार मरुस्थल है। और बात करें हम अगले क्रम में, तो थार के बाद हमने देखा तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब ये है कि ये जो पूर्व में और पश्चिम में जो हमारा तट है उसके पास पास जो नदियां हैं वो तटीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तटीय मैदानों का निर्माण है वो करती हैं। ये जो पठार से निकलने वाली नदियां पूर्व में गिरती हैं, कुछ नदियां पश्चिम में गिरती हैं और इस प्रकार से ये नदियां हैं वो अलग अलग मैदानों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ जो बनने वाले मैदान है वो छोटे हैं और पूर्व में बनने वाले मैदान है वो बड़े हैं। इसका कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे तटीय जो क्षेत्र है वो अधिक पथरीला है, अधिक ऊंचा तट है और नदियां भी यहाँ कम गिरती हैं। इस कारण से इस जो पश्चिमी भाग हमारा है वहाँ पे इसकी संकड़ी पट्टी मिलती है मैदान की, जबकि पूर्व में इसकी पट्टी है वो चौड़ी मिलती है। इसका कारण भी यही है कि यहाँ से बहने वाली अधिकांश नदियां हैं वो ये तट नीचा होने के कारण पूर्व दिशा में ही ज्यादा गिरती हैं और पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली नदियां हैं वो लगभग लगभग यहाँ आकर के गिरती हैं। इस कारण से यहाँ चौड़ा मैदान भी बनाती है। तो ये तटीय मैदान हमारा
कहलाता है। बात करें हम द्वीपों की, तो भारत के अंदर जो अगला हमारा क्रम रहेगा वो द्वीपों का रहेगा, जिसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप है और इस साइड में जो बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर के अंदर जो द्वीप हैं वो पाए जाते हैं। तो भारत में द्वीपों में लक्षद्वीप ये मिलते हैं, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के अंदर अलग-अलग जो क्षेत्र है वो अलग-अलग भागों में बंटे हुए हैं। हमें बात करनी है कि इस भाग में हमारा जो दक्षिण का ये पर्वत पठारी प्रदेश है, उस पठारी प्रदेश के अंदर जो मिट्टी है वो लावा निर्मित मिट्टी है और यहाँ पे जो पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं वो भी पाई जाती हैं। उनमें जैसे बात करें हम पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट के अंदर नीलगिरी है, महानदी है, अनाई जैसे ये नदियाँ हैं वो बह कर के आती हैं। यहाँ पे अनाई मुंडी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी है वो मानी जाती है। तो महेंद्रगिरी भी इसी क्षेत्र में है वो पाई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ विश्व प्रसिद्ध जो कुछ पर्यटक स्थल है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें ऊटी है, कोडाईकनाल है, ये सारे हिल स्टेशन हैं जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा तो हमारे भारत का जो विस्तृत क्षेत्र है, जिसका हमने आंकलन किया कि किस प्रकार से हमने इसको 6 क्षेत्रों में बाँट करके अलग-अलग क्षेत्र को हमने डीपली अध्ययन है वो किया था और संक्षिप्त समय में इसका पूरा अध्ययन हमने कर लिया। थैंक यू।